नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके बताएंगे। दोस्तों, देश की 2 सैन्य कमानों को आज मिलने जा रहे हैं नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले उप थल सेनाध्यक्ष। बताएंगे आखिर आतंकियों को कैसे कहर बनकर टूटेंगे सेना के जवान। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी संसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान। जी हां, दरअसल कहा नियुक्ति खारिज हो गई है। बेहद बड़ी खबर, यानी अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी राजदूत को लेने से इनकार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आज संसद में बजट सत्र चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पे वित्त मंत्री का ऐलान। डिजिटल एसेट्स के लेन देन पर लगेगा टैक्स। वहीं किसानों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर देगी सरकार। किसानों को लेकर क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ खबरें बताएंगे। हवा की रफ्तार से दौड़ेगी रेलवे। 3 साल में ट्रैक पर होगी 400 वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। यूक्रेन के मुद्दे पे यूएनएससी से नदारद रहा भारत। यूक्रेन के मुद्दे पे अमेरिका का साथ छोड़ दिया है भारत। रशिया के खेमे में जा खड़ा हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताना वह जरूर, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे बिग ब्रेकिंग। देश की 2 सैन्य कमानों को आज मिल रहे हैं नए मुखिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले उप थल सेनाध्यक्ष। देश में भले ही अगली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन देश की 2 अहम उत्तरी और पूर्वी सैन्य कमानों को नया मुखिया मिल रहे हैं। सरकार पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी सैन्य कमान के प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्वी कमान के प्रमुख का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को मिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से इन सैनिकों की तैनाती हो रही है वो कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक चाइना और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात कर लें लेफ्टिनेंट जो अब उप थल सेनाध्यक्ष बनने वाले मनोज पांडे, वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक तरीके से कहर बनकर उन पर टूटते हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं जिससे कई आतंकियों को सफाया कर चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। इनकम टैक्स में मायूसी, क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स। बड़ी खबर, 10 बड़ी बातें बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया और इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट में महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा है कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने के ऐलान हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5G सेवा शुरू करेगी। गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है। ITR फाइल करने में 2 और साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुराकर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इस तरीके से ये टैक्स पेयरों के लिए थोड़ी राहत है। मध्यम वर्ग को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई है। यहाँ पर किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। तिलहनों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटली तरीके से खरीद बिक्री होगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में इसके तहत बड़े वो बनेंगे। आपको बता दें 2.5 लाख करोड़ रुपये खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद की गई है। ये चीज़ें कही है। डिजिटल करेंसी शुरू करेगी सरकार। क्रिप्टो करेंसी पे 30% की छूट है। खत्म हुई बैंक पोस्ट ऑफिस की दूरियां, पैसे ट्रांसफ़र से सब कुछ होगा डिजिटल। खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। PM विद्या का होगा 200 चैनलों तक विस्तार। LIC के IPO पर तेजी, इस साल और बढ़ेगी निजीकरण। MSP सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज दिया गया, यानी MSME में बढ़ावा मिलेगा। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर अमेरिका की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी संसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान इंसान, नियुक्ति खारिज करने की भी की मांग। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी दुनिया भर में उनकी बदनामी का सबब बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान को जिहादी और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला बताकर उनकी
की आलोचना की। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन से उनकी नियुक्तियां खारिज करने की भी मांग की। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे खत में स्कॉट पेरी ने कहा है कि मसूद खान आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले बेईमान इंसान हैं जो अमेरिकी हितों के साथ साथ अपने हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मसूद खान की नियुक्तियों को तुरंत खारिज करें। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान के चाहे राजदूत हों, पाकिस्तान के चाहे मंत्री हों, उन्हें एक आतंकी भरे निगाह से देखती हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या हो रही है, अपहरण। इमरान खान के राज में गर्त में पहुंची प्रेस की आज़ादी। मानवाधिकार आयोग ने बोला बड़ा हमला। दरअसल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में 2021 में प्रेस की स्वतंत्रता कैसे खराब हुई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट्स में CPNE ने रविवार को मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच को बाधित करने के उद्देश्य से रणनीति पर चिंता व्यक्त की। अगले 2021 में रिपोर्ट से पता चला कि कराची सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सामुदायिक पत्रकार नाजिम जोखियों सहित ड्यूटी के दौरान 5 पत्रकार मारे गए जिनका अपहरण और निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। इनमें कहा गया है कि कम से कम 9 पत्रकारों ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी, जबकि 2 पत्रकारों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही जहाँ पे यूक्रेन के मुद्दे पे भारत ने अमेरिका का छोड़ा साथ। बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर भारत ने नहीं दिया है अमेरिका का साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत ने सोमवार को यूक्रेन सीमा पर स्थिति पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC प्रतिक्रियात्मक मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक से पहले रूस एक स्थायी और वीटो धारक सदस्य ने निर्धारित करने के लिए एक प्रतीकात्मक वोट का आह्वान किया गया। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबान और केन्या ने भाग नहीं लिया। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको सहित परिषद के 10 अन्य सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया। बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल 9 वोटों की आवश्यकता थी। परिषद के 10 सदस्यों के बैठक के पक्ष में मतदान करने के साथ यूक्रेन की सीमा पर स्थिति पर आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, यानी अगर ओवरऑल बात करें तो 10 सदस्यों चाहिए थी, जिनके बाद 10 सदस्यों के मतदान के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती कि इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं, रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच। तो चाइना और रशिया ने इसके विरोध में, यानी ये बैठक नहीं होनी चाहिए। 10 सदस्यों ने इसके समर्थन में, यानी इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत ने किसी का समर्थन, ना तो विरोध किया ना तो समर्थन, भारत ने वोटिंग ही नहीं की है UNSC में। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर ब्रिटेन अमेरिका के बीजिंग ओलंपिक बहिष्कार से घटा उइगरों का उत्पीड़न। विशेषज्ञों ने कहा अब कम लोग लिए जा रहे हिरासत में। दरअसल बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इनका राजनयिक बहिष्कार कर दिया। ये देश शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए चीन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने दावा किया कि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद उइगरों का उत्पीड़न कुछ घटा है। कनाडा में साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्याता डैरेन वायलर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ साल पहले की तुलना में अब कम उइगर नज़रबंदी शिविरों में हिरासत में लिए जा रहे हैं। अब सब अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ही नतीजा है। हालांकि उनका कहना है कि हजारों लोग अब भी लापता हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, मालदीव, भारत विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए नए कानून की तैयारी, यामीन की रिहाई के बाद बढ़ी आशंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए वहाँ की सरकार नए कानून पर विचार कर रही है। इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 3 फरवरी से शुरू होने वाली मजलिस की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। हिंद महासागर क्षेत्र के देश मालदीव में 2 साल पहले भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस मामले में विपक्ष के नेता व चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को घर में नज़रबंद कर दिया गया था।
हाल ही में यामीन की रिहाई के बाद फिर भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पे जो है वो खास करके एक चाइनीज़ समर्थक है, एक भारतीय समर्थक है। तो चाइनीज़ जो समर्थक है वो भारत का विरोध करते हैं और भारत के खिलाफ प्रदर्शन करवाते हैं। हालांकि आपको बता दें, यामीन की रिहाई के बाद अब भारत विरोधी फिर से प्रदर्शन की आशंका है, क्योंकि उनकी रिहाई हो गई है। हालांकि इसको लेकर मालदीव सरकार ने कहा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, इस पर भी कड़े एक्शन लेंगे। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 गति शक्ति कार्गो का भी प्लान, बजट से ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश कर रही हैं और रेल बजट को लेकर रेल वित्त मंत्री ने कहा है कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विसेज विकसित करेगा, जिसमें स्थानीय उत्पादन की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पादन योजना शुरू की जाएगी और इनमें देश के विकास को गति मिलेगी। भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गति शक्ति कार्गो का भी प्लान बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इस खास करके बजट में जो कुछ देखने को मिल रहा है, इस बजट से कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में जो है वो अब आशा है। 22 के विधानसभा चुनाव के देखते हुए सरकार ने भी इसे पूरी तरीके से तैयारी की। एक और अपडेट लेते हैं चुनावी, अब खुशी दुबे की मां नहीं उनकी बहन बनेगी कांग्रेस प्रत्याशी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यूपी चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल्याणपुरी विधानसभा सीट से खुशी दुबे की मां गायत्री को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब गायत्री तिवारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। उनकी जगह नेहा दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। नेहा खुशी दुबे की बहन है और वे नामांकन कराने कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंची। दरअसल आपको बता दें, आपको याद होगा, खुशी दुबे यानी उस अमर दुबे की पत्नी हैं, विकास दुबे और अमर दुबे, जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया था। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। और यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बजट को आप कैसे देखते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेनों को लेकर इनमें ट्रेन की रफ्तार